बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। और आज हम लोग इस पाठ में भारत की अतीत की झांकी शीर्षक के अंतर्गत आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे। पाठ 2 में सबसे पहला शीर्षक उपशीर्षक जिसे हम कह सकते हैं भारत के अतीत की झांकी है। और इसके अंतर्गत हम लोग कुछ अनुच्छेद पढ़े थे कल, और आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बीते सालों में नेहरू जी का यह प्रयास रहा है कि वे भारत को समझें और उसके प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें। इतना विशाल जन समूह होने के बावजूद भारत के पास कुछ ऐसा है जिसे जानदार कहा जा सके। इस आधुनिक युग में तालमेल किस रूप में बैठता था? हिमालय पर्वत व उनसे जुड़ी प्राचीन कथाओं को भी उन्होंने जाना। वे हिमालय में भी घूमते रहे, जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट का संबंध है, और भारत की विशाल नदियों ने भी उन्हें आकर्षित किया। इंडस या सिंधु के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। भारत की नदी गंगा ने भारत के हृदय पर राज किया है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा यानी गंगा की महानता भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो इतना हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, और इसके बाद हम लोग अब उसके आगे पढ़ेंगे कि मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। अब यहाँ पर भारत के अतीत की कहानी को स्वरूप देने वाली अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो दिल्ली और आगरा की विशेष इमारतों ने भी नेहरू जी को भारत के अस्तित्व के बारे में जानकारी दी। ये सारी चीज़ों से उन्हें भारत के बारे में जानने का अवसर मिला। यहाँ पर एक शब्द आया है स्मारक। स्मारक जो किसी की याद में बनाया जाता है, और भग्नावशेष कहते हैं बचे हुए चीज़ों को। जैसे कोई चीज़ पूरी बनी हुई है और जब वो टूट जाती है या नष्ट हो जाती है तो उससे उसके जो हिस्से शेष बचते हैं, जो बचा हुआ भाग होता है, वो भग्नावशेष कहलाता है, यानी टूटने के बाद का बचा हुआ भाग। और पुरानी मूर्तियों, भित्ति चित्रों मतलब कि दीवारों पे जो बनाई जाती हैं, जैसा कि अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में भी बहुत सारी कलाकारी की गई है, और उसमें चित्रों के वो बनाकर उसमें खुदाई कर के बनाया गया है। और इन स्थानों को और भी दूसरे स्थानों को नेहरू जी ने देखा, और जिससे उनको भारत के अतीत के बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। मैंने अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व
कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। तो यहाँ पे नेहरू जी जब भी अपने शहर इलाहाबाद या फिर हरिद्वार में कुंभ का स्नान, जो जनवरी के महीने में होता है, महान स्नान, और वह कुंभ के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे बहुत संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और उस दिन वो वहाँ पे स्नान करते हैं। और इस मेले को देखने के लिए बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं। और कुंभ के मेले को देखने से उन्हें यह एहसास होता था कि हजारों वर्ष पूर्व से उनके पूर्वज यहाँ पर स्नान के लिए आते हैं। वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे यानी पूर्वज गंगा स्नान के लिए भारत के हर एक हिस्से से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। तो 1300 साल पहले यहाँ पर जो चीनी यात्री आए थे और कुछ दूसरे लोगों द्वारा जो लिखा गया था, इन पर्वों के वर्णन को वो याद करते हैं। गो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। तो इस तरह से उन्हें इस बात की हैरानी थी कि इस कुंभ के मेले में हजारों वर्ष पूर्व से जहाँ उनके पूर्वज आते रहे हैं, और विदेशियों ने भी इन पर्वों के लिए बहुत कुछ लिखा है। और मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। अनगिनत मतलब जिसकी गिनती न की जा सके, जिसे गिना ना जा सके। तो इस तरह से उन्हें इस बात की हैरानी होती थी कि वह कौन सी ऐसी प्रबल आस्था है, ऐसी बहुत अधिक आस्था है जो भारतीयों को कई पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। आगे का अनुच्छेद है, मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। अब नेहरू जी कहते हैं कि इस तरह की यात्रा करके और जगह जगह जाकर, दौरा करना मतलब जगह जगह जाना और लोगों से मिलना, और वहाँ के जितने भी सांस्कृतिक धरोहर हैं उन सबको देखकर, उनके बारे में जानकर, उन्हें भारत के अतीत में देखने के लिए, उसके अतीत को जानने के लिए अंतर्दृष्टि दी थी। अंतर्दृष्टि यानी मन से उसे जानना। तो मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो भारतीयों को कई पीढ़ियों से यहाँ से जानने की, जिसके द्वारा जाना जा सकता है, उनकी यात्राओं ने उनको अतीत के बारे में देखने की दृष्टि प्रदान की और उन्हें सच्चाई का बोध होने लगा। वो सच्चाई को जानने लगे और उनके मन में अतीत के सैकड़ों चित्र भरे पड़े थे।
और इसमें जब भी वे इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र उनके मन में भरे थे, जब भी वे किसी जगह जाते थे उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तब करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े और अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सिकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। तो जब नेहरू जी अपनी यात्राओं से बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने लगे और उन्हें बहुत कुछ देखने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें सच्चाई का बोध होने लगा और उनके मन में अतीत के सैकड़ों चित्र भरे पड़े थे और 2500 वर्ष पहले दिया महात्मा बुद्ध का उपदेश उन्हें ऐसा लगता जैसे बुद्ध अपना पहला उपदेश अभी दे रहे हों। अशोक के पाषाण स्तंभ अपने शिलालेखों के माध्यम से अशोक की महानता प्रकट करते और फतेहपुर सिकरी में अकबर सभी धर्मों में समानता को मानते हुए मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल खोजता फिरता था। तो इस तरह से नेहरू जी शिलालेखों के ऊपर जो लिखा हुआ रहता था उसके माध्यम से और महात्मा बुद्ध के उपदेश उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो अभी अपना पहला उपदेश दे रहे हैं। और पाषाण स्तंभ पे पत्थरों के ऊपर लिखी हुई बातों से लिखे हुए प्रमाण जो वो रहते थे उसके माध्यम से अशोक की महानता जानी जा सकती थी। और फतेहपुर सिकरी में अकबर जो है वो सभी धर्मों को समान मानता था और मनुष्य की सभी समस्याओं का हल खोजता फिरता था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। तो यहाँ पर भारत के इतिहास की बहुत सारी तस्वीर, उसके उतार चढ़ाव और विजय पराजय, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे नेहरू जी को उसके बारे में उनको जानकारी मिलने लगी और उसके बारे में वो जानने लगे। और ऐसे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा को भी उन्होंने देखा और उसमें बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें प्रतीत हुईं। तो इस प्रकार नेहरू जी को सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में आश्चर्यजनक चीज़ें साफ और स्पष्ट तौर से इस धरातल पर सजीव प्रतीत होती दिखाई देती थी। अब इसमें अगला यहाँ पे शीर्षक है भारत की शक्ति और सीमा। भारत को
शक्ति और सीमा के बारे में खोज जो है लंबे समय से हो रही थी। भारत की शक्ति के स्रोत मतलब जहाँ से उसके बारे में जानकारी मिले। तो ऐसे भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप, जो तमाम बातों में एक ज़माने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। तो नई वैज्ञानिक तकनीकों से पश्चिमी देशों को सैन्य शक्ति के विस्तार का मौका मिला और इसके बाद इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। तो इस तरह से वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा उनको आगे बढ़ने का मौका मिला और इन शक्तियों का प्रयोग कर इन देशों ने पूरब के देशों पर अधिकार कर लिया। और ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ऐसा होने का कारण क्या था। इस गुत्थी को यानी कि इस पहेली को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि पुराने समय में भारत की सोच और तकनीकी कौशल में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किंतु उसमें धीरे धीरे गिरावट आती जा रही थी और जीवन जीने की लालसा में, उद्यम में यानी कि परिश्रम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है और जब रचनात्मकता की शक्ति, उसकी प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति, उसकी सोच और उस की जगह पे वो दूसरों को अनुकरण करने लगते हैं। वो अपनी कला को न दिखाकर दूसरे के द्वारा अनुकरण की गई चीज़ों को बनाने लगते हैं, दूसरों को देखकर, और अपनी चीज़ों को वो भूल जाते हैं। तो जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्दाडंबर, यहाँ पे दो शब्द है, शब्द और आडंबर। शब्द और आडंबर कहते हैं दिखावे को। तो ऐसे शब्दों के आडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। अब जो भारत में जो है बहुत ही भव्य कलाकारी की जाती थी, जिसमें बहुत मेहनत लगती थी और बहुत बारीकी से कार्य किया जाता था और उसमें समय भी बहुत लगता था। तो इस कला से और जो मूर्ति निर्माण किया जाता था, उसकी जगह पर नक्काशी जो है वो सावधानी से की गई नक्काशी उसकी जगह लेने लगी पच्चीकारी वाली कला। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली।
साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। अब यहाँ पर विद्रोही विचार पद्धति, इसमें ऊपर एक शब्द आया है, ऐसी विचार पद्धति जिसमें विद्रोह हो और प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्य को जानने का प्रयास किया गया था, और ऐसे भाष्यकार यानी लिखने वाले वे अपने शब्दों के जाल से उसमें जो है उसका वर्णन करने लगते थे, और ऐसे सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली थी। यानी कि पहले जहाँ सरल शब्दों में, सरल भाषा में अपने विचार प्रस्तुत किए जाते थे, उसकी जगह जो है वो अलंकृत भाषा और उसमें जटिल ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था जिसे समझना कठिन होता था। ऐसे तरीकों ने, शैली कहते हैं लिखने का तरीका, ऐसे साहित्य ने जगह ले ली। सरल भाषा की जगह पर ऐसी अलंकृत और कठिन भाषा उसकी जगह पर आ गई जिसे समझने में कठिनाई होती थी। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, और वो धीरे धीरे क्षीण हो चली थी। क्षीण हो जाना मतलब कम हो जाना, और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया, और जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई, और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। तो इस तरह से सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह जो है वो अलंकृत शैली का विकास हुआ, और विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई, और उसकी जगह पर मूर्ति पूजा जो है उसकी जगह आ गई, और इस हालत में भारत का पतन होने लगा। धीरे धीरे अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया, और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई, और मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। तो इन ऊपर की बातों से जितना भी अभी यहाँ पे इस अनुच्छेद में वर्णन है, उन बातों के साथ साथ यह नहीं कहा जा सकता था कि इतना सब कुछ होते भी भारत की मजबूती और दृढ़ता और अटलता को नहीं हिला सकते थे, और इस हालत में भारत का जो है वो पतन भी होने लगा था, क्योंकि लोग जो है वो पहले की तरह कार्य नहीं कर रहे थे, और उनकी मानसिकता, सोच जो है वो बहुत संकीर्ण हो गई थी, और वो इस हालत में भारत का पतन भी होने लगा था, और वो विश्व के दूसरे हिस्से लगातार प्रगति करते रहे। और इसमें इतना सब कुछ होने पर भी जो है वो प्राचीन भारत का स्वरूप तो पुराने रूप में ही रहा। तो इस तरह से भारत के लोग धीरे धीरे विकास के मार्ग में पीछे रह गए, और दूसरे देश जो है वो आगे बढ़ गए, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनात्मक कार्यों को जो है वो खुद की पहचान को छोड़कर वो दूसरों का अनुकरण करने लगे थे।
किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता और इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। तो प्राचीन भारत का स्वरूप तो पहले की ही तरह रहा और अंदर की गतिविधियां बदलती रहीं। भले ही नए लक्ष्य खींचे गए, लेकिन पुरानी व नई सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रही और इसी लालसा ने भारत को गति प्रदान की और पुराने की जगह नए विचारों को आत्मसात करने का सामर्थ्य दिया। अर्थात भारत के लोग अपने पुराने विचारों के साथ साथ नए विचारों को भी मानने लगे और समझने लगे। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे, नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया, उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर्वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को भी आत्मसात करने की सामर्थ्य दी, शक्ति दिया। तो इस तरह से भारत में जो है वो निरंतरता बनी रही और उसने अपनी भारतीय संस्कृति को, परंपराओं को और उसकी पहचान को खोया नहीं। उसके साथ साथ उन्होंने नए विचारों को भी आत्मसात किया, नए विचारों को भी अपनाया। तो इस तरह से दोनों ही विचारों में तालमेल बैठाने की कोशिश की गई। अब यहाँ पर शीर्षक है भारत की तलाश। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। अब यहाँ पर प्राचीन स्मारक मतलब जो महान व्यक्तियों की याद में उनकी स्मारक बनाए जाते हैं, और बीते हुए सांस्कृतिक उपलब्धियों ने जो हमारे भारत में सांस्कृतिक उपलब्धियां रहीं, उन सब को एक हद तक भारत की समझ तो पैदा हुई, लेकिन इतने से उनको संतोष नहीं हुआ और न ही उसका जवाब मिला जो वो जानना चाह रहे थे, जो वो खोज रहे थे। तलाश करना मतलब खोजना। और वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और सभ्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था, और यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी।
लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था, और ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेज़ों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। तो नेहरू जी की सोच यह थी कि भारत का अतीत जानने के लिए पुस्तकों का अध्ययन और जो प्राचीन मूर्तियाँ, स्मारक आदि और भवन आदि थे उनको देखकर और उनके सांस्कृतिक जो उनकी पहचान थी उसका अध्ययन करके और भारत के विभिन्न भागों की यात्राएं करना ही पर्याप्त होगा। और इस सब से उनको जो है मन की शांति नहीं मिली, जो वो खोजना चाहते थे वो नहीं खोज पा रहे थे। और इस तरह से ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेज़ों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। और ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। तो उन्होंने भारत के नाम पर भरत नाम की प्राचीनता बताई और उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में जो है वो खैबर के पास से कन्याकुमारी या केप कैमोरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। इस प्रकार आज हम लोग इस अध्याय में इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे का अनुच्छेद हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।